हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित कविता पथिक की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। व्याख्या देखिए। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीले नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई कविता हो तो सबसे पहले उस कविता का प्रसंग लिखना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। और प्रसंग का, व्याख्या का और विशेष का परीक्षा में इन सब के अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। तो कई बच्चे प्रसंग को बिल्कुल भी नहीं लिखते, वो सीधा एक कहानी के तौर पर उसको लिख देते हैं। तो प्रसंग बहुत ही जरूरी है। तो प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से ली गई हैं और इन पंक्तियों के जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इन पंक्तियों में पथिक का मतलब होता है राही। ये कविता का जो शीर्षक है पथिक, इसका मतलब होता है राही। सागर के किनारे खड़ा है और उसके सामने जो सूर्य है वो उग रहा है और उस समय का जो संपूर्ण दृश्य जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। कवि ने उस दृश्य को देखकर वो पथिक से ये शब्द कहता है, प्रतिक्षण हर पल। प्रतिक्षण नूतन का मतलब नया, प्रतिक्षण नूतन वेश मतलब अपनी वेशभूषा को बदलकर बनाकर रंग बिरंग निराला। कवि क्या कहता है कि मेरे सामने जो सूर्य जो उत्पन्न हो रहा है वो हर पल नया वेश बनाकर, रंग बिरंगा वेश बनाकर, साथ ही बादलों का समूह भी फैला हुआ है और ऐसा लगता है कि बादलों का जो समूह है रवि के सम्मुख थिरक रही, सूर्य के सामने नभ में वारिद माला। आकाश में जो बादलों की जो एक माला है वो सूर्य के सम्मुख प्रतिपल अपना जो वेश है वो बदलकर, रंग बिरंगा वेश बदलकर उसके सामने नाच रही है। थिरक रही मतलब नाच रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन। कवि कहता है कि उसके नीचे तो समुद्र है जो बहुत ही नीला है, मनोहर, मन को हरने वाला है। ऊपर नील गगन और ऊपर उसके जो आकाश है वो बहुत ही नीला, मनोभावन, सुंदर लग रहा है। घन पर बैठ, कवि कहता है कि घन पर बैठ बीच में विचरूं, कि मेरा मन यही चाहता मन, कि मेरा मन है ना ऐसा कर रहा है कि मैं बादलों पर बैठकर, घन मतलब बादल, बादलों पर बैठकर बीच में विचरूं, उन सब के बीच में मैं विचरण करूं, मैं घूमूं। और कवि बादलों के बीच में घूमना चाहता है। विशेष देखिए, विशेष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि 6 या 7 नंबर की व्याख्या होती है, 2 नंबर इसके प्रसंग के होते हैं, 3 व्याख्या के होते हैं और 2 इसके विशेष के होते हैं। तो 6 या 7 की व्याख्या कंप्लीट होती है। विशेष देखिए कि कवि ने इन पंक्तियों में प्रातःकालीन जो सौंदर्य की जो छटा जो बिखरी हुई है उसका वर्णन किया है और बादलों का यहाँ पे मानवीकरण किया गया था, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पे रंग बिरंग, नीचे नील गगन आदि में वर्णों की आवर्ती होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। और भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है और भाषा माधुर्य गुण संपन्न है। सेकंड पैरा देखिए। रत्नाकर गर्जन करता, मल्यानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कवि क्या कहता है, रत्नाकर का मतलब होता है सागर। क्या होता है रत्नाकर? सागर। और मल्यानील का मतलब होता है मल्य पर्वत से बहने वाली जो हवा। हरदम, हरदम का मतलब होता है प्रतिपल, हौसला, उत्साह। और विस्तृत का मतलब होता है फैली हुई, विस्तृत, फैली हुई। और महिमामयी या महिमामय, इसका मतलब होता है महिमाशाली या महान। प्रसंग सेम रहेगा। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि मेरे सामने जो, रत्नाकर का मतलब मैंने क्या बताया था, सागर। मेरे सामने सागर गर्जन कर रहा है, धाड़ कर रहा है,
धाड़ मार रहा है, वो जोर जोर से गर्जना कर रहा है। मल्यानिल बहता, और मल्य पर्वत से बहुत ही सुंदर जो हवा है वो बह रही है, अर्थात सागर से उठती लहरों से जो गर्जन की ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है, उसके साथ साथ मल्य पर्वत से उठने वाली जो सुगंधित हवा है वो भी प्रवाहित हो रही है, मतलब बह रही है, चल रही है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर में कवि कहता है कि इसे देखकर मेरे हृदय में एक उत्साह भर जाता है और मेरा मन करता है कि इस विशाल, मेरी इच्छा हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि इस विशाल और महिमा में रत्नाकर, महिमा मतलब महान, रत्नाकर मतलब सागर में, महान सागर के घर के कोने कोने में, कि इस महान रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठकर फिरू जी भर के विचरण करूं, जी भर के मैं चारों तरफ घूमूं। विशेष क्या है कि यहाँ पे कवि ने प्रकृति का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है, और यहाँ पर सागर की जो गर्जन है, मल्य पर्वत से जो बहने वाले जो सुगंधित हवा है, इन दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि का प्रकृति के प्रति यहाँ पे उसके ज्ञान का बोध हो रहा है, और सागर का यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। संस्कृत शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग, कोने कोने में 2 बार ये शब्द प्रयोग हुआ, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। जी भरकर यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग हुआ है, और कवि यहाँ पे संबोधन कर रहा है, तो यहाँ पे संबोधन शैली का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा क्या है? माधुर्य गुण संपन्न। नेक्स्ट पैरा देखिए, निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, रत्नाकर से निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सागर के किनारे निकल रहा जल निधि पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि कहता है कि सागर के किनारे जो पथिक है, जो राहगीर है, वो खड़ा है, और वो पथिक सूर्य को उगता हुआ देख रहा है, और जब दिनकर का मतलब सूर्य का बिंब, मतलब वो बिंब देख रहा है समुद्र जल निधि में, समुद्र के अंदर, समुद्र के पानी में निकलते हुए, बिंब अधूरा, जो आधा अधूरा जो बिंब है वो उसे प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, और कवि कहता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह कंचन मतलब सोने से बने हुए, कमला मतलब लक्ष्मी के मंदिर का कोई कांत कंगूरा, कोई गुंबद हो। ठीक है, और सूर्य की जो अधूरी सी परछाई है, कवि को लक्ष्मी के मंदिर के कंगूरे की भांति प्रतीत हो रही है, जैसे उसका गुंबद हो, उस मंदिर का सोने से बना हुआ कोई गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, और कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो सागर ने लक्ष्मी की सवारी को भारतवर्ष की पवित्र धरती पर लाने हेतु ही रत्नाकर ने निर्मित कर दी, सागर ने बना दी, निर्मित मतलब बना दी कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने की सड़क को निर्मित कर दिया हो, उसको बना दिया हो, ताकि लक्ष्मी की सवारी बहुत ही आराम से अच्छे से आ सके। यहाँ पर कवि ने प्रातःकाल सूर्य की किरणें सागर के जल पर जो बिखर रही होती हैं, तो उस दृश्य का बहुत ही सुंदर और मन को हरने वाला जो वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। विशेष देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, अनुप्रास एवं उत्प्रेक्ष्य अलंकारों का वर्णन है। दृश्य बिंब कहाँ होता है? जहाँ पर जब हम किसी बात को बता रहे होते हैं तो वो चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उकर जाता है, वहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है, और शांत रस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। देखिए प्रसंग सेम रहेगा। निर्भय का मतलब होता है निडर, क्या होता है निर्भय? निडर। और गंभीर का मतलब होता है गहरा। कल्याणी का मतलब कल्याण करने वाली, मंगलमयी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर,
पथिक मतलब जो कवि है वो कहता है कि देखिए जो सागर है, गरज रहा सागर, जो सागर है निर्भय होकर दृढ़ विश्वास के साथ गंभीर भाव के साथ वो गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। और जब वो सागर गरज रहा है तो लहरें एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं और वो नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन को हर्षित करने वाला वो नजारा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि कहता है इतना सुंदर नजारे को देखकर कोई क्या इससे बड़ा सुख कोई कहाँ प्राप्त कर सकता है, कहाँ से उसको ऐसा सुख ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कवि कहता है कि हे प्रिय तुम ही बताओ इस सौंदर्य से प्राप्त होने वाला जो सुख है, जो आनंद है, वो कहीं और क्या प्राप्त हो सकता है। कहने का भाव क्या है कि इस अद्भुत सौंदर्य को अपने हृदय में, अपने दिल में तुम अनुराग भरी कल्याणी की हे कल्याणी, तुम इसे अपने मन में अनुभव करो। यह जो प्राकृतिक जो दृश्य है, जो अत्यंत सुंदर है, मन भावक है, सुख देने वाला है। कवि के कहने का भाव क्या है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो हमेशा सुखदायक और आनंद देने वाला होता है। नेक्स्ट देखिए इसका विशेष देखिए, संबोधन शैली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, सागर में उठती लहरों का वर्णन किया गया है, प्रश्न अलंकार है और सुंदर अति सुंदर के प्रयोग से प्रकृति को बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। फिर देखना, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा। कवि कहता है कि जो सागर है वो निर्भय होकर दृढ़ भाव और गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। कवि कहता है कि जब गरज रहा है, धाड़ रहा है, तो लहरें एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं और लहरों का इस प्रकार का जो नजारा है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि कहता है कि इस सुंदर नजारे को देखकर क्या कोई इससे सुंदर सुख कहीं प्राप्त कर सकता है। अनुभव करो हृदय से ए अनुराग भरी कल्याणी, कि इस नजारे को अपने दिल से, अपने हृदय से अनुभव करो और देखो कितनी शांति, कितना सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट पैरा देखिए, जब गंभीरतम हृदय निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटक देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। प्रसंग सेम रहेगा। इसकी व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों में जो पथिक है, जो कवि है, वो कहता है कि आधी रात को जब गंभीरतम अर्धनिशा मतलब आधी रात्रि को, कि जब गंभीरतम मतलब अंधकार छा जाता है और वो संपूर्ण संसार को जब वो चारों तरफ से ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटक देता है। जिस प्रकार रात होने पर आकाश में तारे दिखाई देते हैं, तो कवि कहता है उसी प्रकार आकाश रूपी छत पर मानो अंधकार, मानो तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। और कवि क्या कहता है, जो सस्मित मतलब जब अपनी सुंदर और मुस्कान के समेटे पुलकित शरीर वाला, सस्मित वदन का मतलब कोमल शरीर वाला, जगत का जो स्वामी है, मृदु मतलब कोमल भाव से, कोमल गति से वो आता है। सूर्य अपने मंद मंद गति के साथ आने लगता है। तट पर खड़ा गगन गंगा, और तब तट पर खड़ा हुआ आकाश गंगा के वो मधुर गीत गाता है। बहुत ही सुंदर और मन को भावन लगने वाले वो गीत गाता है। विशेष देखिए, कवि ने रात्रिकालीन प्रकृति के सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया है कि जब रात हो जाती है और अंधकार चारों ओर छा जाता है, तो उस समय आकाश में जो तारे जो टिमटिमाते रहते हैं वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। अंधकार का मानवीकरण किया गया है इन पंक्तियों में। भाषा सरल सहज स्पष्ट है, तत्सम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ है। नेक्स्ट पैरा देखिए, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं।
विमुग्ध का मतलब होता है मोहित करना, मोहित होकर। नभ आकाश, नभ का मतलब क्या होता है आकाश। और विहस मतलब हंसना। विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से। पुष्प मतलब होता है फूल। तन शरीर, हर्ष होता है खुशी कह सकते हैं हम, मुग्ध खुशी से। सानंद का मतलब होता है आनंद सहित। सानंद का मतलब क्या होता है आनंद सहित। महक उठना का मतलब होता है खिल उठना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि रात्रि के बाद उससे विमुग्ध हो नभ में चंद विहस देता है। रात्रि के पश्चात जब प्रातः काल होता है और जब सूर्य उदय होने लगता है तो आकाश में चंद्रमा भी, तो उससे विमुग्ध होकर, उससे खुश होकर नभ में चंद्रमा, आकाश में चंद्रमा भी हंस देता है, अपनी हंसी वो बिखेर देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेते हैं और जैसे ही सूर्य निकलता है अनेक प्रकार के जो वृक्ष है विभिन्न पत्तों से, फूलों से अपने शरीर को सजा लेते हैं, ढक लेते हैं, जो नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते और सूर्य के उदय होने पर जो पक्षी वो खुशी से फूले नहीं समाते, वो अपनी खुशी को संभाल नहीं सकते और मुग्ध चहक उठते हैं और मुग्ध होकर खुशी से वो चहक उठते हैं। चारों ओर उनकी कलरव ध्वनि आवाज सुनाई देती है, उनकी जो ध्वनि है, जो मीठी ध्वनि है वो सुनाई देती है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठाते हैं। और जो फूल होते हैं सूर्य के उदय होने पर फूलों को भी सुख की सांस मिलती है और वो आनंद होकर चारों तरफ महक उठते हैं। कवि क्या कहना चाहता है फिर कि प्रातः काल के समय सूर्य के उदय होने पर जो प्रकृति है उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं और उस समय जो प्रकृति का जो पूर्ण सौंदर्य है वो अपनी चरम सीमा पर होता है, देखने लायक, मन को हरने लायक होता है। नेक्स्ट पैरा देखिए। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर टट तृण त्रुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी भी है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। इन पंक्तियों में जो कवि है वो कहता है वन का मतलब होता है जंगल, उपवन का मतलब होता है बाग बगीचा, गिरी का मतलब होता है पर्वत, सानु का मतलब होता है समतल सतह और कुंज का मतलब होता है वनस्पतियों का एक समूह। आत्म प्रलय स्वयं को भुला देना। नैन आंख और नैन नीर आंसू बहना। तट का मतलब क्या होता है किनारा, तृण तिनका घास, त्रु पेड़ वृक्ष जिसको कहते हैं, जलद का मतलब होता है बादल। विश्व विमोहनहारी संसार को विमुग्ध मतलब हंसाने वाली। व्याख्या देखिए इनकी। कवि कहता है कि प्रकृति के अनेक सुंदर जो नजारे हैं, जो दृश्य हैं, वो प्रकृति ने बखेर रखे हैं, बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कवि कहता है कि भी वनों में, बाग बगीचों में, कुंजों में और समुद्र के तल हर कहीं जो बादल है, मेघ है, वो बरस पड़ते हैं, बरसने लग जाते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता, नैन नीर झड़ते हैं। स्वयं कवि भी भाव विभोर उठता है। भाव विभोर मतलब खुशी इसको इतनी हो जाती है कि इसकी आंखों से नैर नीन, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। बढ़ो लहर टट तृण त्रुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। और कवि कहता है कि हे प्रकृति में चारों ओर एक मधुर प्रेम कहानी लिखी हुई है, जो सागर की तरंगों में लहर मतलब तरंगों में, तट किनारे पर, तृण घास पर, त्रु पेड़ों पर, गिरी पर्वत, नभ आकाश, किरण जलद पर प्यारी, इन सब पर बादलों पर अर्थात प्रकृति के प्रेम की मधुर कहानी व्याप्त है। और उस कहानी को तुम पढ़ो, देखो और अनुभव करो। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। जो ये कहानी लिखी हुई है बहुत ही मधुर है, विश्व को, इस संसार को मंत्र मुग्ध करने वाली है, उनके मन को हरने वाली है। विशेष देखिए, कवि ने यहाँ पे प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है और कवि प्रकृति के प्रति प्रेम देखता है। यहाँ पे प्रकृति का यहाँ पे आलंबन रूप का प्रयोग चित्रण किया है। भाषा तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग है और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पैरा देखिए। कैसी मधुर मनोहर
उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन, इसके बनो विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति से सुंदर है। प्रश्न समान रहेगा। व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रकृति की जो प्रेम कहानी है, मधुर प्रेम उज्ज्वल है प्रेम कहानी, कितनी मधुर है, कितनी पवित्र है, जो मन को हरने वाली ये कहानी है। जीव में अक्सर बन, इसके बनो विश्व की रानी। कवि कहता है मेरा मन ऐसा करता है कि मैं इसका अक्षर बनकर, एक एक शब्द बनकर पूरे संसार विश्व की मैं आवाज बनूं। इस कहानी का एक एक अक्षर बनकर संपूर्ण विश्व की मैं वाणी बनना, आवाज बनना चाहता हूं। मैं आवाज बन जाऊं और मैं एक ऐसी वाणी बनूं जो शाश्वत हो, उज्जवल हो, पवित्र हो, स्थिर मतलब शाश्वत, पवित्र मतलब बहुत ही उज्जवल, साफ, आनंद प्रवाहित, आनंद प्रदान करने वाली हो, सदा शांति सुख, सभी को सदा शांति देने वाली हो। आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अति से सुंदर है। और कवि क्या कहता है कि प्रकृति स्वयं में अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली होती है, और जो प्रेम का जो राज्य होता है वो बहुत ही सुंदर, अति से मतलब बहुत ज्यादा सुंदर होता है। इसलिए हमें अति से सुंदर है इस प्रकृति के सहचर्य में रहना चाहिए। विशेष देखिए, कवि के प्रकृति प्रेम का यहाँ पे बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, और कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ उसके गुणों का भी यहाँ पे उल्लेख किया है कि प्रकृति क्या है, शाश्वत है। भाव बोधक मतलब इन शब्दों का अर्थ हमें भाव पता चल रहा है कि क्या कहना चाहता है, तो भाव बोधक शैली का यहाँ पे प्रयोग है। संस्कृत शब्दों का यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिला है। भाषा सरल सहज परवामयी है और मधुर मनोहर में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।